नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज हम चर्चा कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस के 2024 के वर्डिक्ट पर, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त, उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। तो क्या भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखी जाएगी? इस दौर में अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती का स्वर्णिम दौर देखने को मिलेगा। जैसा कि आज ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अगले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम काल होंगे। क्या अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से भारत को भी फायदा होगा? क्या भारत के हित की रक्षा के लिए मोदी और ट्रंप की दोस्ती दोनों देशों के रिश्तों के लिए ऐतिहासिक साबित होगी, या फिर भारत मल्टी अलाइनमेंट यानी कि सभी पक्षों के साथ किसी न किसी तरीके का संबंध रखेगा, वो चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, इजराइल हो या फिर ईरान हो, पाकिस्तान हो या फिर हो बांग्लादेश। कहने का मतलब यह है कि जो भारत के हित की रक्षा करेगा, भारत उन सभी के साथ दोस्ती को निभाएगा। आप सोचिए, जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में एक बार फिर से ट्रंप सरकार का नारा दिया, वो आज अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी के नए लेवल के साथ ही दोस्ती का भी नया दौर शुरू होने वाला है? आज कई सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि ट्रंप के शासनकाल में क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ये भी समझेंगे कि रूस और यूएस के साथ रिश्तों का संतुलन बनाए रखने में भारत को क्या आसानी होगी। ये भी समझेंगे कि भारत का जो शांति प्रयास है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता के आने के बाद गति मिलती हुई नजर आएगी, और रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में क्या डोनाल्ड ट्रंप एक अहम भूमिका निभाने की स्थिति में आएंगे, और भारत अमेरिका आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी क्या नई ऊंचाइयां छूती हुई नजर आएगी। आज करेंगे इसी पर चर्चा। प्रोफेसर प्रणय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन साहब हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र देवलांकर जी, विदेश मामलों के विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद शुक्ला जी, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत करना चाहूंगी प्रोफेसर प्रणय कुमार आप ही के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मेरे मित्र को इस जीत की बधाई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती रही, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार कहा कि मोदी एक अच्छे इंसान है, मोदी इज अ फ्रेंड, इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार किया। फाइनली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, जीत उन्होंने दर्ज कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक मित्र की दूसरे मित्र के साथ दोस्ती और दो देशों के रिश्ते क्या नए आयाम छूते हुए इस बदलते पॉलिटिकल डेवलपमेंट में नजर आएंगे? प्रोफेसर प्रणय कुमार। निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रिश्ते बनाने में बहुत कुशल हैं और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी केमिस्ट्री को देश ने और दुनिया ने समय समय पर देखा है। आप भूली नहीं होंगी, जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था उसमें जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया था, जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी को महत्व दिया गया था, वह हम सब के जेहन में आज भी ताजा है। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और इस तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में भारत अपने आप में एशियाई देशों में एक ऐसा देश है जो अमेरिका का स्वाभाविक रणनीतिक और व्यापारिक साझीदार है। डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि चीन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो, तो चीन की बढ़ती ताकत भी भारत और अमेरिका के बीच जो स्वाभाविक मित्रता है उसको बढ़ाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को पिछले चुनाव में जिस प्रकार के विरोधी अभियानों का सामना करना पड़ा, लगभग उसी प्रकार के विरोधी प्रचार का सामना ट्रंप को भी करना पड़ा है। लेफ्ट लिबरल मीडिया और उसमें रेडिकल इस्लाम, इन सब ने जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप को अवमूल्यित किया, डोनाल्ड ट्रंप के आने का जिस ढंग से कुप्रचार किया, वो यदि जीतते हैं तो अमेरिका से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ऐसी बातें फैलाई, ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार में भी आपने देखा होगा।
लेफ्ट लिबरल और रेडिकल इस्लाम का जो गठजोड़ है जी, ये डोनाल्ड ट्रंप के विरोध से जुटा रहा और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत के नजदीक लाता है। ठीक है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगी कि बांग्लादेश के मुद्दे पर दुनिया के दूसरे देशों के राजनेता की बात तो छोड़ दीजिए, भारत के भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ठीक है। और खुलकर बोला। ठीक है सर। एक अंतिम बात कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की खूबी है कि वो हर मुद्दे पर और हर मोर्चे पर स्पष्ट राय रखते हैं, ठीक वही शैली डोनाल्ड ट्रंप की है। वे हर मुद्दे पर बोलते हैं, स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, राजनीतिज्ञों की तरह जलेबी नहीं बनाते। और अंतिम वाक्य कह रहा हूं कि राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि की नीति का अनुसरण दोनों नेता करते हैं, इसलिए दोनों की मित्रता स्वाभाविक है, दोनों की साझेदारी स्वाभाविक है। बिल्कुल, और देश की साझेदारी दोनों देशों की और इसी के साथ मजबूत हो, इसी बात की उम्मीद जरूर हम कर सकते हैं। इसी बीच में जिया मंजरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपके पास विनोद शुक्ला जी आते हुए, क्योंकि इस पूरे पर्सपेक्टिव में भारत के जो हित है, एक तरफ जहां पर आज अपनी विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि हमारा किसी के भी साथ युद्ध नहीं है, हाँ हम युद्ध रुकवाएंगे, एक्सेप्ट हमने आईसिस को पूरी तरीके से खत्म किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, जिसका जिक्र दोनों करते हैं, वो शांति प्रयासों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर चाहे रूस हो, फिर चाहे यूक्रेन हो, या फिर अदरवाइज अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों का जिक्र किया है। आपको लगता है कि इस एक पर्सपेक्टिव में दोनों दोस्तों का माइंडसेट सिमिलर है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, इसको इस तरह से समझिए कि जो भारत का इंटरेस्ट है उसको ग्लोबल इंटरेस्ट से जोड़ करके देखिए। जो भारत का डोमेस्टिक इंटरेस्ट है और ग्लोबल इंटरेस्ट दोनों जुड़े हुए हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे बांग्लादेश फैक्टर है, पाकिस्तान फैक्टर है, जो G20 के समय एक कॉरिडोर वाली बात हुई थी वो फैक्टर है, जो अभी इजराइल और जो हमास के बीच में लड़ाई चल रही है उसके कारण अचानक पूरी तरह से रुक गया है, वो नॉन स्टार्टर सा हो गया है। उसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है और जो इस तरह की एक कल्पना है कि हम बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, उस थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए ग्लोबल पीस का होना जरूरी है। और जब भारत के आसपास आप बांग्लादेश की चाहे बात करें, चाहे इजराइल और चाहे इधर पाकिस्तान डिस्टर्बिंग वो है, तो इन सब के बीच आप बिजनेस के जो स्कोप है वो कम हो जाते हैं, एक बात। प्लस जो टेररिज्म को लेकर के पूरे देश वर्ल्ड ओवर थ्रेट बना हुआ है, उस पर ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक ही पेज पर है दोनों, और विशेष रूप से टेररिज्म को लेकर के दोनों एक ही तरह की बात करते हैं। तो जब पीस होगा तभी तो बिजनेस की बात होगी। और जो दो बड़े वार चल रहे हैं, चाहे वो इजराइल का हमास के खिलाफ हो, चाहे रसिया और यूक्रेन का, उसमें अगर यूरोपियन कंट्रीज पर जो किसी न किसी तरह से यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसमें यूएस की भूमिका होगी। और अभी तक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोनों मामले में घालमेल करता रहा है, चाहे वो यूक्रेन वाले मामले में हो, चाहे आप इजराइल वाले मामले, दोनों मामले में घालमेल करता रहा है। एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। तो अगर ग्लोबल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और ग्लोबल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ भारतीय इंटरेस्ट है, तो वो दोनों के साथ बहुत बेहतर होगा। जो ट्रंप और मोदी की मित्रता की बात है वो इसी को आगे ले जाने का काम करेगा, और यही है जिसके कारण इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो उनकी राइवल थी कमला हैरिस, वो अपनी इंडियन ओरिजिन को बार बार बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पास ना इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ना उनके पास कोई फॉरेन पॉलिसी थी। वो सिर्फ इमोशनल बात ऐसा कर रही थी कि हम भारत के साथ जुड़े हुए हैं, या वो इल्हान उमर को सपोर्ट कर रही थी, जो क्लियर कट भारतीय, मतलब उनको पाकिस्तान विजिट जो पीओके आई थी उस तरह, वो सारी चीजों ने उनको एक अलग तरह से खड़ा किया ग्लोबल कम्युनिटी में। और ये सारे फैक्टर्स जो थे, जो यूएस के इलेक्शन में भी काम किए और इंडियंस जो वहां पर है उस पर भी काम किए, और हमारे इंटरेस्ट को भी कैटर करते हैं। इसलिए ये सारा कुछ जरूरी था ट्रंप का वहां पर आना। और निश्चित तौर पर ये जो जुगलबंदी है अगले 4 साल तक बेहतर होगी भारत के लिए भी। बिल्कुल, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए स्वर्णिम काल ये रहेगा, तो इस बात की उम्मीद भी करते हैं कि भारत
भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए भी आने वाले 4 साल स्वर्णिम काल की तरह होने चाहिए। जितेंद्र कुमार ओझा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ओझा साहब, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ, स्क्रीन पर रखेंगे ओझा साहब को। ओझा साहब, क्योंकि रूस और अमेरिका का जो रिश्ता रहा है वो हर कोई जानता है कि कैसा है। रूस के साथ हमने तेल का व्यापार किया, उसको लेकर अमेरिका ने आंखें दिखाने की कोशिश की जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। इसके साथ साथ रूस के साथ हमारा सैन्य समझौता भी है। रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है। ये बताइए कि रूस और अमेरिका के बीच में भारत किस तरीके से अपना संतुलन बनाएगा, या भारत को अपना स्टैंड बताने की भी जरूरत है आज की पोजीशनिंग में? देखिए, अमेरिका में एक तबका हुआ करता था जो हमेशा से कहता था कि भारत को मौका मिलना चाहिए कि रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए। ये वो तबका होता था उनके जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में जिसको लगता था कि भारत उसका एक अच्छा मित्र है, भारत एक प्रजातंत्र है, भारत को मजबूत होकर आना चाहिए। और उसको लगता था कि अमेरिका को अपने नजरिए से ही भारत पे चीजें लादनी नहीं चाहिए। वो समझते थे कि देखिए, जिस तरीके से चीन आया है, चीन की अर्थव्यवस्था जो है बहुत मजबूत है, वो सोवियत संघ की तरह नहीं है। रूस से वो 10 गुना जो है मिलिट्री मामले में मजबूत है, पॉपुलेशन में मजबूत है और जीडीपी में भी मजबूत है। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में चाइना कई एरिया में अमेरिका से भी आ गया था। तो अभी तक मेरा मानना है कि जो अमेरिका में भी बहुत सेंसिबल लोग हैं, उनको लगता है कि जो ये युद्ध किया जा रहा है, इससे पूरी जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम खराब हो रही है। वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खराब हो रही है। अमेरिका की जो इंडस्ट्रियल बेस है, खास करके मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में, वो बुरी तरीके से इरोड हुए हैं। पिछले कई वर्षों में देखा जाए कि जिस तरीके से जो हम लोग एक दफे कहते हैं कि जो मैरीटाइम पावर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पावर है, कि उसमें सिर्फ जो है आप युद्धपोत नहीं बनाते हैं। जो युद्धपोत बनाने की जो क्षमता है वो तभी सस्टेन कर सकती है जब आपके पास इंडस्ट्रियल बेस है, टेक्नोलॉजी है और लगातार आप इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से चीन इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट वैसी नहीं है। तो ये उनको लगता है कि संभव है चीन ने किसी न किसी तरीके से अमेरिका के पॉलिसीज को इस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया है या सबवर्ट किया है कि अमेरिका अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भूल गया है। कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस को, कुछ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को प्रमोट करने के लिए वो जो है यूक्रेन में युद्ध किए जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर भारत को भी मजबूती से, संजीदगी से अपनी बात कहनी चाहिए कि देखिए, हम एक इस रीजन में जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है, बैलेंस वो हमें बना के रखने की जरूरत है। किसी को भी कहीं पर भी अनरिस्ट्रेंड पावर मिलता है तो बात खराब होती है। तो मुझे लगता है कि इस पे अमेरिका का जो भी अप्रोच हो, हमें मजबूती से कहने की जरूरत है। और डीप स्टेट और ट्रंप के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है वो हमें थोड़ा सा स्पेस देता है इस बात को पुश करने के लिए, बतलाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अपने तरफ से भी काफी चीजें ठीक करने की जरूरत है। एक और काउंटर क्वेश्चन आपसे ओझा साहब मैं लेना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आपको लगता है कि चीन को लेकर या फिर पाकिस्तान को लेकर जो भारत की चिंताएं हैं, उनको अमेरिका एड्रेस करने की स्थिति में है, स्पेशली अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट के तौर पर जीत चुके हैं? आपको लगता है कि यहां पर अमेरिका एड्रेस करेगा इन दो स्टेट्स को, इन दोनों देशों को, और यहां से आ रही चुनौतियों को भारत के लिए? देखिए, बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन पिछले गवर्नमेंट के मुकाबले ये बेहतर होगा। आप देखिए कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन पकड़े गए पाकिस्तान में, उसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को बॉम्ब नहीं किया। उनके डीप स्टेट के और पाकिस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। ये 1971 के बाद क्या, उसके पहले भी देखे कि 1971 की लड़ाई में क्या हुई। तो देखिए, 2001 में जब टेररिस्ट अटैक होता है, 9/11 अटैक होता है, तो उससे अमेरिका की पॉलिसी में बदलाव तो आता है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि जिस तरीके से जो गंदगी पाकिस्तान कर रहा था हमेशा से, जो ऑर्गेनाइज क्राइम में, वो अमेरिका के डीप स्टेट के प्रेशर के बगैर संभव ही नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि अमेरिका ने अपना पैटर्न बदल लिया कई जगह, क्योंकि देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम, कोई भी आतंकवाद, कोई भी इंसर्जेंसी कहीं पर भी होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी डीप स्टेट का एक ओपिनियन होता है। तो अमेरिका के डीप स्टेट के बारे में बहुत स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में बहुत राइटअप्स है, मैं कोई सीक्रेट बातें नहीं बता रहा हूँ, जिनको लगता है कि उनमें कुछ ऐसे कार्टेल्स आ गए हैं, हमेशा से रहे हैं, जो अपने एजेंडा को परस्यू कर रहे थे। तो संभव है कि वो कार्टेल जो है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत फेवरेबल नहीं थे। तो ये लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो थोड़ा सा उनका और इस डीप स्टेट के बीच में कुछ न कुछ टकराव होगा। देखिए, जिस तरीके से अटैक हुआ डोनाल्ड ट्रंप पे, जैसे भी वो बच गया, जो भी कुछ हो, वो बहुत साधारण बात नहीं है। तो ये हमें देखना होगा, और हमें लगता है कि पहले के मुकाबले थोड़ी सी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अपने देश को मजबूत करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो
उस स्थिति में कोई भी डीप स्टेट जो अमेरिका की इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर रही है, अमेरिका में गरीबी ला रही है, अमेरिका में कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी उस पर थोड़ा कड़ा रवैया अपनाएंगे। डेफिनेटली सर, क्योंकि एक और बात है मोहम्मद अमीन साहब की, भारत की जो चिंताएं हैं पूरे दुनिया भर में शांति व्यवस्था को लेकर, दूसरा जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है, मिडिल ईस्ट से लेके आप इधर रूस यूक्रेन तक आ जाइए, फिर ईरान इजराइल, आपस में किस तरीके से पूरी दुनिया युद्ध में बटी हुई नजर आ रही है। भारत बार बार शांति की बात करता है और सिर्फ इसीलिए कहता है कि आप किसी को ग्रो करने दीजिए, उसमें किसी भी तरीके की बाधा मत बनने दीजिए और हम सब एक साथ ग्रो करेंगे तो एक बेहतरी के तौर पर हम सब उभरकर सामने आएंगे। लेकिन ऐसे में इन सारी सिचुएशंस में अमेरिका का अपना एक इंडिविजुअल स्टेक रहा है, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ईरान इजराइल का हो, अमेरिका की अपनी साइड्स रही हैं और अमेरिका आंखें दिखाने से बाज भी नहीं आता है। एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम किसी से युद्ध नहीं करना चाहते, सिवाय आईसिस को जो हमने खत्म किया, हम युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, इसको बहुत प्लस सिचुएशन माने। आपको लगता है कि अमेरिका अपने इंडिविजुअल स्टेक्स को किनारे रखने की पोजीशन में है डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ? पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और बहुत अच्छा इसमें आंसर भी आपको ही मिलने वाला है कि जो मोदी साहब ने अभी G20 में किया था और अभी जो और भी सम्मेलन किए, ब्रिक्स हुआ, सभी में उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने का। उसमें ये बहुत बड़ा हाथ है इनका, ट्रम्प साहब का भी, कि उन्होंने भी ISIS को खत्म किया और वो भी नहीं चाहते हैं कि दुनिया में आतंकवाद हो, वो चाहते हैं डेवलपमेंट हो और देश तरक्की करे, चाहे उनका देश हो चाहे और पड़ोसी देश हो, जिससे कि उनका व्यापार बढ़ेगा। और वो बिजनेसमैन माइंडेड हैं और हमेशा उन्होंने पिछली बार भी इस तरह कोई भी युद्ध में साथ नहीं दिया, न कोई युद्ध को उन्होंने प्रोत्साहित किया, जिसका नतीजा था कि बड़ा शांति में उन्होंने 4 साल बिना युद्ध के काटे अमेरिका ने। लेकिन अभी बाइडेन का जब टेन्योर था आया, उसमें आपने देखा कि हर तरफ युद्ध हो रहा है और सहायता भी दी जा रही है। इसका सारा बोझ उस कंट्री पे पड़ता रहा। वो कंट्री के हितैषी हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं, वही हाल उनका भी है कि वो कंट्री के हितैषी हैं, कंट्री का हित चाहते हैं, कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं। तो इसीलिए देखिए, चाहे कोई मुद्दा रहा हो, किसी तरह का रहा हो, उसमें हमेशा उन्होंने आगे आके लिया एक्शन, और वो कहलाते हैं ट्रम्प साहब एक्शन वाले प्रेसिडेंट, जो एक्शन करना जानते हैं और उस एक्शन के ऊपर अपना काम पूरा करना चाहते हैं, अपनी बातें पूरी कराना चाहते हैं। जो वो कहते हैं वो ऑर्डर है, ये नहीं है कीप मम बने बैठे हुए हैं, देश में कुछ भी हो रहा है, विदेश में कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। वो हर जगह इंटरफेरेंस करते हैं, जहां चाहते हैं उनको, जहां कंट्री के लिए फायदा है। मैंने पहले भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि चाहे वो कोरिया जाना हो, उनको कोरिया जाके दोस्ती करना चाहेंगे, चाहे वो रशिया की बात हो, हर तरफ वो करेंगे, लेकिन अपने देश की प्रभुता, अपने देश की इंडिपेंडेंस, अपने देश के बारे में कोई समझौता ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनके देश का नुकसान हो, और वो देश को ऊपर ले जाना चाहेंगे। और ये उनका लास्ट ट्रम्प है, ट्रम्प साहब का लास्ट ट्रम्प है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो कंट्री को दे सकते हैं, चाहेंगे उनकी हिस्ट्री में उनका नाम हो। जैसे और लोगों को लिया जाता है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट में टॉप पे उनका नाम लिया जाए, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। और उन्होंने यही कहा था कि मैं जा रहा हूं, दोबारा आऊंगा। और दोबारा आने के बाद उन्होंने नीचे से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अब की बार किया है उन्होंने काम, और जिसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि ही इज वेरी पॉपुलर इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और कितनी जोर शोर से आए हैं वो, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, मंजरी जी आपके पास आती हूँ, फिर देवलांकर जी आपके पास। मंजरी जी, 2 देशों की मैं बात करूंगी, उसमें से एक देश वो है जो भारत के लिए चिंता का विषय है, यानी कि चीन। हालांकि पिछले कुछ वक्त में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें हम एक कदम आगे बढ़े हैं, डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई के बाद एक होपफुल और एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ भारत और चीन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चीन कहता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जीतने पर कि आपसी सम्मान के सिद्धांत पर हम काम करेंगे और उनके साथ जो हमारी नीति है वो स्थिर जैसी थी वैसी चलती रहेगी। दूसरी तरफ पुतिन है वो ये कह देते कि पहले हम अमेरिका की नीति समझेंगे और उससे पहले हम बधाई देने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी में जो दूसरा देश है यानी कि रूस, वो भारत का दोस्त है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि मेरे मित्र की जीत पर मैं उसको बधाई देता हूं। मैं जरा इस पूरी इक्वेशन को समझना चाहती हूं कि कैसे। देखिए, भारत बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पिछले कुछ वर्षों में मध्यस्थता करने के लिए कई देशों की ऐसी सिचुएशंस में खड़ा हुआ है जहां पे कि जब वो डायलॉग कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशंस जहां पे कि यूएस और चाइना भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, यूएस और रशिया भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जियोपॉलिटिकली भी और जियोग्राफिकली भी हम बीच में सेंटर्ड हैं।
वी आर देयर इन द बिटवीन, इवन जियोग्राफिकली ऑल्सो। तो वो उसका भी हमें माइलेज मिलता है। साथ में जो प्रभुता जो प्राप्त की है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज ने, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इतना काम किया है, उसकी वजह से जो हमारे रिलेशंस डेवलप हुए हैं अदर नेशंस के साथ में। रशिया तो हमारा वैसे भी बहुत पुराना फ्रेंड रहा है, और साथ में डी डॉलराइजेशन का जो इशू रहा अभी कुछ बीते वर्षों में, कई सारे देशों ने अपने जो ट्रेड हैं वो डी डॉलराइजेशन में किए। उन्होंने इंडियन करेंसीज में भी अपनी डील्स क्लोज की है, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जहाँ पे कि इंडिया को एक पावर मिलती है। इंडिया एक सशक्त राष्ट्र निकल करके आता है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक अपर हैंड या कह दीजिए एक इक्विलिब्रियम रख करके बात कर सकते हैं अदर नेशन से, जहाँ पे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसको सुलझाने में। तो रशिया का जो टेक है वो ऑफ कोर्स वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि इंडिया इज पॉजिटिव। और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में आप देखें कि क्योंकि उनकी मित्रता बहुत पहले से रही है मोदी साहब के साथ में, जैसे कि यहाँ पे नमस्ते ट्रंप हुआ था अहमदाबाद में, और हाउडी मोदी हुआ था यस टेक्सास में। सो उससे उसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि दोनों ही पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे की विचारधारा से बहुत अलाइन रहे हैं, और दोनों ही राष्ट्रवादी नेता हैं। जब बात आती है राष्ट्र की, तो राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट का नारा जो कि ट्रंप देते हैं, और राष्ट्र प्रथम का नारा जो कि हमारे यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं। तो दोनों की विचारधारा काफी सिमिलर है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि उनको लगता है, जहाँ पे ट्रंप को लगता है कि उनके देश को के लोगों को उन्हें वरीयता देनी चाहिए, जो कि एक राष्ट्रवादी नेता देता भी है। उस प्रकार के कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे कि हमें डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब बीते कुछ सालों से हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जहाँ पे कि हम अच्छी बार्गेन कर सकते हैं और एक समन्वय की स्थिति ला सकते हैं। ठीक है। चाइना को सेटबैक करने के लिए ऑफ कोर्स यूएस को हमारी बहुत आवश्यकता है, बिकॉज एज आई सेड कि हम जब ज्योग्राफिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हैं, और बायलैटरली भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हैं। जी ठीक है। शैलेंद्र देवलांकर जी, आपके पास आती हूँ। और ये जो अभी राष्ट्रवाद का जिक्र मंजरी जी ने किया, यही राष्ट्रवाद की भावना प्रधानमंत्री मोदी में भी है, और यही राष्ट्रवाद की भावना को डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिखाया। फिर वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, जाहिर है कि हम राष्ट्र प्रेम और भारत प्रथम की भी बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको लगता है पिछले कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का देखते हुए कि वो भारत के लिए किसी तरीके से चुनौती भी हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव में या बीतते समय के साथ उनके माइंडसेट या अप्रोच या भारत की पोजीशनिंग क्योंकि बेहतर हुई, तो वो एक लीनियंट पोजीशन में होंगे कि नहीं हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, जैसे जो उनकी व्यापार नीति में उच्च टैरिफ का, हाई टैरिफ का एक खतरा हमेशा से रहा है। फिर उसके साथ साथ जो महंगाई है वहाँ उसका असर, वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं लेकिन महंगाई का असर दिखा है। फिर उसके साथ रुपए की कीमत क्योंकि डॉलर के मुकाबले गिर सकती है, इस बात की भी संभावना है, क्योंकि इन कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही एडमेंट स्टेट में या फिर बहुत क्लियर है डोनाल्ड ट्रंप। आपको लगता है कि इन चुनौतियों के बीच में एक एडजस्टेबल पोजीशन में दोनों मित्र साथ साथ आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आएंगे। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड टर्म है उसमें जो उनकी प्रायोरिटीज है, वो प्रायोरिटीज में आपको ये देखना पड़ेगा कि उनको जिन्होंने वोटिंग किया है उसमें से जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी काफी बड़े पैमाने पर बाहर आया है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसलिए उन्होंने पहले बताया था कि अगर मैं पावर में आ जाता हूं तो मैं पहला स्टेप उठाऊंगा कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी जो है मैं बढ़ा सकता हूं। अगर वो 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो इंडिया के लिए कुछ हद तक मुश्किल होगी, पहला सवाल। दूसरी चीजें ऐसी हैं कि भारत और अमेरिका में गए कुछ साल से एक मिनी ट्रेड डील की बात हो रही है। एक बड़ा ट्रेड डील होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले एक मिनी ट्रेड डील किया जाए। वो मिनी ट्रेड डील में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जो कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्शन का जो पॉलिसी है वो जाके उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन रहा है। उसमें दो चीजों के बारे में जो पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने इंसिस्ट किया था, उसके बारे में उनकी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कारपोरेट वर्ल्ड से है। उनकी ट्रांजैक्शन, वो इज अ कंप्लीटली ट्रांजैक्शनल पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन। वो बार्गेनिंग करते हैं, वो दबाव डालते हैं, वो कुछ बातें रखते हैं, वो कहते हैं हम कुछ आपको देंगे, आप भी कुछ हमें दीजिएगा। इज समथिंग ऑफ दैट नेचर, इज वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर। तो उन्होंने पहले भी इस तरह से कहा था कि भाई देखो, हम आपको ट्रेड में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आपको भी दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो जो इंडिया और अमेरिका का ट्रेड है उसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर ऐसे है कि उसमें ट्रेड डेफिसिट है, और ट्रेड डेफिसिट इंडिया के फेवर में है। पहली बार ऐसा हुआ है, वरना हमारे तरफ से ऑलमोस्ट 500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हम कई सारे कंट्रीज के साथ रन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ में हमारा ट्रेड सरप्लस है।
तो वो चाहते हैं कि भाई इंडिया ने भी कुछ हमारे तरफ से खरीदना चाहिए। इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट्स में रशिया के बाद में इजराइल है, फ्रांस है, उनके तरफ से खरीद रहे हो, हमारे तरफ से भी आपको कुछ खरीदना चाहिए, ये उनका डिमांड था। दूसरा, टेक्सास में जब अपना होडी मोदी हुआ तो उसके बाद में कुछ ऑयल हमारे तरफ से करो। अभी अमेरिका जो है हमारा 13 नंबर का ऑयल सप्लायर है, उसके बाद में कुछ पैमाने पर हमने उनको ऑयल परचेस करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ट्रैवल जो है वो काफी बड़ा है, इंश्योरेंस का कॉस्ट भी बड़ा आ जाता है। तो वो दो चीजों के बारे में जरूर इंसिस्ट करेंगे। पहला उनका ये होगा कि जो इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगा के रखी है, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और दूसरा फूड प्रोडक्ट्स में है। आप देखिएगा उसका उनका पर्टिकुलर एग्जांपल वो कई सारे स्पीचेस में देते हैं हार्ले डेविडसन का। वो कहते हैं हार्ले डेविडसन की प्राइस अगर अमेरिका में 5 लाख है, अगर डॉलर में रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो इंडिया में भी 5 लाख में मिलनी चाहिए। वो क्यों 15 लाख में मिलती है इंडिया में? तो आप तो हमें हमारे बुलेट को और एनफील्ड को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम उसको हार्ले डेविडसन का ड्यूटी बढ़ा दिया है। दूसरी बात यह है कि भाई अमेरिका फूड मिल्क प्रोडक्ट में काफी आगे है, वो वे प्रोटीन बनाते हैं, उनके पास की हेल्थ इंडस्ट्री बड़ी है, हमारे पास की हेल्थ इंडस्ट्री $5 बिलियन की है। वो चाहते हैं कि भाई वे प्रोटीन आप बढ़ाओ, लेकिन उसमें हमने 2019 में जो मिल्क पाउडर है उसका इंपोर्ट ड्यूटी हमने 19% से बढ़ा दिया। तो वो चाहते कि ये इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया जो कर रहा है हमारे तरफ से इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि स्पेशली आपने क्योंकि सिर्फ ऑटोमोबाइल का जिक्र किया, इसके साथ साथ मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा तेल, कृषि उत्पाद भी है, इसके साथ विमानन उपकरण भी है, खाद्य उत्पाद भी है। ये तमाम ऐसी चीजें जिस पर अगर वो ऐसा कोई फैसला लेते तो उसका इम्पैक्ट पड़ना निश्चित तौर पर नजर आता है। उसी बैलेंस को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। इस बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के बीच भारत का स्टैंड अमेरिका के साथ दोस्ती निभाते हुए कैसा दिखता है, जब दोनों का थॉट प्रोसेस कुछ चीजों में अलग भी है? पूर्णिमा जी, जो अलग हैं उस पर अनेक विद्वानों ने प्रकाश डाला है जी। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने फिर से लाना चाहूंगा। क्या इस चुनाव से पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीयों की इतनी दिलचस्पी आपने कभी देखी होगी? मेरा आकलन कहता है कि इस चुनाव में भारतीयों की दिलचस्पी चरम पर थी और ट्रंप के जीतने पर भारत में एक जश्न जैसा माहौल है। ऐसा क्यों है? तो भारत और अमेरिका दोनों का समाज पिछले कुछ वर्षों से एक जैसी चुनौतियों और समस्याओं से जूझ रहा है। और मैं फिर से उल्लेख करना चाहूंगा कि जो समान बिंदु हैं वो हम आप सब जानते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कह सकते हैं और भारत को सबसे प्राचीन लोकतंत्र कह सकते हैं। भारत लोकतंत्र की जननी रहा है, लेकिन पिछले अनेक वर्षों से, कई दशकों से भारत रेडिकल इस्लाम की समस्या से जूझ रहा है और आतंकवाद से पीड़ित है। अमेरिका ने 9/11 के बाद उसको गहराई से समझा और पहली बार उसे भी दर्द हुआ कि आतंकवाद की पीड़ा कितनी गहरी होती है। आप अगर उरी की घटना के बाद या पठानकोट की घटना के बाद ट्रंप का स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य और ट्रंप का वक्तव्य एक जैसा है। बगदादी के मारे जाने पर ट्रंप का वक्तव्य यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि भारत का, जैसे प्रधानमंत्री मोदी या भारत का कोई शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रीय सोच का है, वही वो स्टेटमेंट दे रहा है। इतना ही नहीं, वोक आइडियोलॉजी ये हाल के वर्षों में एक बहुत बड़ा संकट है भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। और वो आइडियोलॉजी में अपनी संस्कृति का मजाक बनाना, अपने इतिहास के प्रति हीनता की भावना रखना, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान समझना, इस पीड़ा से या इस संक्रमण की पीड़ा से अमेरिकन समाज भी गुजर रहा है और भारतीय समाज भी गुजर रहा है। और एक अंतिम बात कह रहा हूं मैं, जिसको मैंने कहा कि लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी, जिसमें मानवाधिकार के नाम पर, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर अपनों को ही गाली देने का एक ट्रेंड सा, एक फैशन सा चल पड़ा, जिसमें गलती किसी की हो लेकिन विकास को प्रभावित करना, देश के हितों और सरोकारों को बाधित करना, ये उनका लक्ष्य होता है और एजेंडा बना करके छद्म रूप से वो देश के हितों को प्रभावित करते हैं। अमेरिकन समाज और भारतीय समाज दोनों बड़ी गहराई से इस लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी का शिकार हो रहा है और इतने छद्म रूप में वो आते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारे शत्रु हैं।
तो इसको भारतीय समाज ने जितनी शिद्दत से इस पीड़ा को अनुभव किया है पिछले कुछ वर्षों में, आज ट्रंप की जीत के बाद वो महसूस कर रहा है। लेकिन इसमें मैं बस एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ मैं अविनाश कल्ला के पास जाना चाहूंगी कि पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका का अप्रोच रहा है वो उस तरीके का नहीं रहा, और शायद यही एक वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी को हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहना पड़ा कि आप आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आए दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। पूरी दुनिया को एक परिभाषा गढ़नी होगी, उसके साथ कोलैबोरेट करके उसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। लेकिन पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की जो अप्रोच रही थी वो कुछ लिहाज से अलग सा नजर आती है मुझे, ऐसा मेरा आकलन है, बाकी आप बेहतर जानते हैं। खैर, लेकिन अविनाश कल्ला जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे यूएस से फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर। अविनाश, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हम चर्चा कर रहे थे और फाइनली यही हुआ है कि भाई मिस्टर प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भारत और अमेरिका साथ साथ मित्र ने मित्र को बधाई दी और मित्र दूसरे मित्र की जीत से बहुत खुश है। दोनों बहुत सारे मायनों में साथ चलते हैं, सेम पेज पर है, फिर चाहे वो घरेलू विकास हो, आर्थिक राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा हो, इस पर बल देते हैं। आपको लगता है इट्स अ विन विन सिचुएशन एट द मोमेंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप एज वेल एज इंडिया? देखिए पूर्णिमा जी, मैं ये कहूँगा कि जो दोनों देश हैं वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है और पूरक भी है। तो जो लीडर्स होते हैं वो एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी पर्सनल बॉन्डिंग से ज्यादा जब हम डिप्लोमेसी डिस्कस करते हैं। अविनाश, एक इंपॉर्टेंट खबर है, मुझे बस उसको अपडेट करना होगा, फिर मैं आपके पास आती हूँ, इसी से जुड़ी हुई है इसलिए जल्दी से बता देती हूँ। भारत का दौरा डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं, क्वाड सम्मेलन में शामिल डोनाल्ड ट्रंप होंगे। 2025 में भारत दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही जीत दर्ज की है और यूएस इलेक्शंस जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि क्वाड सम्मेलन होना है। क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत। 2025 में भारत दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। जाहिर बात है कि उस वक्त एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पहुंचेंगे, और उन तस्वीरों का बेसब्री से हर किसी को इंतजार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट, दोनों की बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे के साथ गले लगने का अंदाज, और जब एक मित्र दूसरे मित्र से मिलेगा तो खैर भाव अलग होता है। लेकिन क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए ट्रंप 2025 में भारत दौरे पर आने वाले हैं। अविनाश, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, मैं पूर्णिमा जी ये कह रहा था कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्र ज्यादा होते हैं, पर अभी कुछ ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि व्यक्ति के इर्द गिर्द ही सारी बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति है, विचारधारा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक लार्जर अमेरिकन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कल बात करी थी, तब भी हमने ये कहा था कि दो चीजों पर इलेक्शन डिपेंड करेगा कि क्या वाइट वुमेन अपना जेंडर के बेस पे वोट करती हैं या नहीं, और दूसरी हमने बात करी थी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनका क्या रवैया रहेगा। अगर हम आंकड़े देखें तो 52% वाइट वुमेन ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है, 47% ने कमला हैरिस। तो वहां पे वो लीड कर गए और 15% वोट स्विंग हुआ। तो जो हम ये बात कर रहे थे, मुझे लगता है जो आपने खबर भी ब्रेक करी, तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उसके नाते जरूर आएंगे, और दोनों देश एक दूसरे के पूरक है। आज जरूरत है, आप पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे थे, अब चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें वहां नहीं है तो उनको पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं है। तो अमेरिका बहुत ही ट्रांजैक्शनल कंट्री है और हर कंट्री इसी तरह से ट्रांजैक्शन करता है। तो अभी भारत की करेंसी ऊपर है क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, और मैंने पहले भी कहा, अभी भी मेंटेन करता हूँ, भारत का जो मार्केट प्लेस है वो आज अमेरिका की सबसे बड़ी जरूरत है। उनकी जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है, उनकी खपत अगर कहीं होती है तो हिंदुस्तान में होती है। और उसी तरह से जो उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे वो इतनी टेक्नोलॉजी ड्राइव करते हैं, कंपनियां जरूर उनकी बड़ी है लेकिन उनको मैनेज सारे भारतीय मूल के लोग करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और मुझे लगता है कि दोनों राष्ट्र एक साथ काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, और इसमें जरूर ये होता है कि अगर दोनों लीडर्स में आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग हो तो स्पीड और अच्छी बढ़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों नेता दोनों देशों को आगे साथ बढ़ाएं।
जल्दी से एक आपसे काउंटर क्वेश्चन और अविनाश ले लेती हूँ, फिर उसके बाद जी। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले मैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की बात कर रही थी और पुतिन ने कह दिया पहले हम अमेरिका की नीति देखेंगे और उसके बाद मैं डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि भारत किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन में आएगा जहां पर उसको अमेरिका या रूस में से किसी एक को चुनना पड़े? मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल अप्रोच और जो पूरे देश को लेकर, जो देश के विकास को लेकर जो एक खाका है जो दोनों देशों ने तैयार कर रखा है, उसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस हमारा साझेदार है। फिर इधर अमेरिका आ जाइए तो आर्थिक, व्यापारिक और ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका हमारा भागीदार है, हमारा साझेदार है। तो ऐसे में एक बैलेंस अप्रोच भारत रखता हुआ और उसी के साथ कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा और शायद दोनों देशों को उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आप हाँ। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया, उन्होंने दोनों वॉरिंग कंट्रीज के बीच मध्यस्थता की बात करी और वो अमेरिका से भी गए और वहाँ सेनेट को एड्रेस किया लास्ट टाइम, जहाँ उन्होंने वो समोसा कॉकस की भी बात करी जी। कि समोसा कॉकस बढ़ रहा है। हाँ। तो मुझे ये बिल्कुल समझना चाहिए कि डिप्लोमेसी हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्वर्जेशंस होती हैं दो मुल्कों के बीच में, और वो सब जानते हैं कि किसकी जरूरत कहाँ है। और इसलिए ही अगर हम ये बात करें तो पुतिन ने जो अपना ये वक्तव्य दिया है ये बहुत क्लियर है, क्योंकि थोड़े समय मतलब एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था उसका रवैया अलग था रूस को लेकर। बाइडेन और उनमें बिल्कुल बातचीत भी नहीं होती थी। एक ये अंदाज भी था कि कमला हैरिस की तो आज तक कभी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई पुतिन से, तो अगर वो राष्ट्रपति बन जाती तो परिणाम कुछ और होते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रूस और भारत के संबंध, भारत और अमेरिका के संबंध के आड़े नहीं आएंगे। सबको पता है किसका निजी हित कहाँ है और वो ये जानते हैं कि राष्ट्र पहले अपने हित की बात करेगा फिर दूसरे को देखेगा। इसमें पूर्णिमा जी मैं केवल एक बिंदु ऐड करूंगा। बहुत आसानी से यह कहना उचित नहीं होगा कि सबको पता है कि राष्ट्र का हित कहाँ है। गुटनिरपेक्ष नीति से देश आगे बढ़ा है। 2014 के बाद देश ने जिस विदेश नीति का अनुसरण किया है उसमें राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सर्वोपरि रही है। और हमने इसको देखा कि यूक्रेन के मुद्दों पर पूरा यूरोप, अमेरिका, सबका दबाव था भारत पर। रूस से तेल के आयात के मुद्दे पर भारत पर दबाव था, लेकिन हर दबाव के आगे हम दृढ़ता से खड़े रहे और भारत के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वही किया जो भारत के हित में था। भारत उसी राह पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि समय कम है तो मैं एक एक मिनट आप सब लोगों को दे पाऊंगी, इसलिए बस रिक्वेस्ट करूंगी कि उस पर थोड़ा सा ब्रीफ रखते हुए मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। विनोद शुक्ला जी, क्योंकि अभी जिस बात का जिक्र प्रणय जी ने किया, वही भारत मल्टी अलाइनमेंट की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये पॉलिसी हमेशा से भारत की रही है, लेकिन इसको हम कई बार मिक्स करने की कोशिश करते हैं कि अगर यूएस में ट्रम्प जीते हैं तो हमारे इंटरेस्ट को कैटर करेंगे। वैसा नहीं होता है। इंडिया को, मोदी को अपने इंटरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा देश नहीं प्रोटेक्ट करेगा। और हमको लगता है कि कम से कम पिछले 7-8 साल में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो पहले जो बड़ी सबड्यूड हुआ करती थी वो असर्टिव हो गई है, और उस असर्टिवनेस के कारण ही बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और एक और बात है, किसी वक्ता ने ये बोला था कि वो बहुत यूएस जो है अपने बिजनेस इंटरेस्ट की बात करता है, तो भारत भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उतना ही मुखर है। और कम से कम अगर वो बिजनेसमैन है तो यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, उनको एक गुजराती से पाला पड़ने वाला है। गुजराती से बिजनेस डील करना शायद वो होगा, मतलब ये थोड़ा मैं इसको आप लाइटर नोट पे भी ले सकते हैं, बट नहीं, बिल्कुल आपने एक जो आपने गुज्जू अप्रोच का जिक्र किया है विनोद जी, आपने जो गुज्जू अप्रोच का जिक्र किया है अभी, और मुझे लगता है ये हर कोई अभी तक समझ गया होगा। देवलांकर जी भी अग्री करेंगे। देवलांकर जी, ये अप्रोच बहुत क्लियर है और मुझे लगता है ये बात चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या बाकी देश आज की स्थिति में समझते हैं कि जो भारत अपनी जिस विदेश नीति के साथ पहले बढ़ता था, विदेश नीति अब बहुत अलग हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है और भारत अपने स्टैंड पर तटस्थ रहता है। नो मैटर व्हाट, आप कितना प्रेशराइज करते रहिए, हमको पता है कि हमको कहां रहना है, कितना रहना है, कब तक रहना है।
नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये सही है। ये अभी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का टाइम नहीं, अमेरिका कंसिस्टेंटली इंडिया पे प्रेशर बनाने का प्रयास पहले भी कर चुका है। उनकी पहली एक तमन्ना ऐसी थी कि इंडिया जूनियर पार्टनर बने, जैसा जापान जूनियर पार्टनर था, यूके जूनियर पार्टनर था, लेकिन इंडिया कोई जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं। हमारा उनके साथ का रिश्ता कोई अलायंस पार्टनर का रिश्ता नहीं है, तो हमारा दोस्ती का रिश्ता है, और दोस्ती में कोई बड़ा कोई छोटा ये इस पर हम निर्भर नहीं करते। दूसरी बात ऐसी है कि अमेरिका का जो लार्जर इंटरेस्ट है अभी डोनाल्ड ट्रंप के अगर दृष्टि से आप देखा जाए तो रशिया उनका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक राइवल नहीं, चाइना स्ट्रैटेजिक राइवल है। Right. और चाइना के काउंटर करना है तो इंडिया के सिवा उनको अल्टरनेटिव नहीं है। पूरा एशिया में सिर्फ इंडिया ही है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। इसलिए मैं तो इतना आगे जाके कहूंगा कि जितनी इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं, उतनी अमेरिका को आज इंडिया की जरूरत है। और जब आप जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखते हो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सामने रखते हो, छोटी मोटी चीजें तो होती है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो ट्रम्प साहब भी उसको इग्नोर कर देंगे, वो कोई हिकअप्स नहीं बनेंगे, ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दोनों का ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट। जल्दी से मंजरी जी 30 सेकंड का टाइमर मैम रख पाऊंगी आपके लिए, फिर अमीन साहब को भी मैं 30 सेकंड ही दे पाऊंगी। लेकिन जो अभी देवलांकर जी ने कहा, और मुझे याद आ रहा है कि जब अपनी विक्ट्री स्पीच में 2-3 बार ऐसा हुआ जब रशिया और चाइना का जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम जो कर सकते हैं वो रशिया और चाइना नहीं कर सकता। मतलब जहन में क्लियर है कि हम दो वो ऐसे कौन से देश हैं जिनको हमको पहले टैकल करना है। डेफिनेटली देखिए, बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ में ये बात रखी गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्लियर किया है। और लेकिन जैसा कि अभी एक वक्ता ने कहा हमारे कि रशिया इज नॉट दैट मच ऑफ कंपटीशन फॉर यूएस, बट चाइना इज। चाइना उनके लिए ज्यादा बड़ा राइवल है, तो उसको ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। और ऑफ कोर्स डी-डॉलराइजेशन की जो बात मैंने कही थी, जो तेल के आयात और निर्यात की बात मैंने कही थी, उसके अंदर जिस प्रकार से रशिया से एमिनेशन की या फिर वॉर इक्विपमेंट्स की बात हुई, उन चीजों को ध्यान में रखते ऑफ कोर्स ट्रेड से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ डायलॉग्स होगा इंडिया से, और फिर एक कंसेंसस पर दोनों देश आएंगे। ठीक है अमीन साहब, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सर आपसे लूंगी, 30 सेकेंड्स। देखिए पूर्णिमा जी, पहले हमारा देश जो था 14 से पहले देखा करता था वेस्ट की तरफ, कभी ईस्ट की तरफ, कभी आगे कभी पीछे। लेकिन अब देखिए ये 14 के बाद ये मोदी की अपनी फॉरेन पॉलिसी है कि जहां जाते हैं वो सक्सेस का झंडा लेके आते हैं, सक्सेस का झंडा गाड़ के आते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कहने नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनकी एक अपनी पॉलिसी है, उनका अपना सोच है। और एक उन्होंने जो डिप्लोमेट रखा है वो सीजनल डिप्लोमेट हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके लिए पिच तैयार करते हैं, उस पर वो बैटिंग करते हैं। ठीक है। और आज जो है ट्रंप भले ही हिंदी नहीं जानते हो, लेकिन एक गाना जरूर गुनगुना रहे होंगे, तेरे जैसा यार कहाँ, और मनी मन प्रधानमंत्री मोदी के यही चल रहा होगा। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे मित्र को जीत की बहुत बहुत बधाई।